नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल सर्विसेज विद मोहन संगेस्ट एडवोकेट में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा गंभीर और आजकल जो चर्चाओं में चल रहा है, जिसका नाम है, इसलिए हमने इसका जो शीर्षक वो रखा है वो है मुद्दा गर्म है। आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे ये एक मुद्दा बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। राम जन्मभूमि जो मंदिर है अयोध्या में, उस भूमि को लेकर विपक्षी दलों द्वारा कुछ आरोप सत्ताधारी पार्टी और उस ट्रस्ट के ऊपर जिसके द्वारा ये भूमि परचेज़ की गई है लगाए गए हैं, जो कि क्या कहते हैं, एकदम निराधार या बेबुनियाद कहना चाहिए। क्योंकि जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर आप कोई आरोप लगाते हैं या कोई दोष या कोई किसी चीज़ का कोई आरोप वगैरह किसी विषय पे लगाते हैं तो पहले उसकी तह में जाना आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसे ही अगर आप किसी के ऊपर आरोप या कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है उसका उल्टा भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना जो है पहले उसकी तह में जाना ज़रूरी है। जैसा कि मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, हमारे आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और जो सांसद भी हैं, उनके द्वारा जो है, और वही क्या मतलब जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है, क्योंकि उनके पास शायद कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बार बार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग जो हैं इस बात को छानने में लगे हुए हैं कि जो राम जन्मभूमि में अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के लिए जो ज़मीन का जो सौदा हुआ है, उस सौदेबाजी में जो है घपला किया गया है। जबकि कानूनी दृष्टि से देखा जाए और एक वो कानूनी पक्ष देखा जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा किसी राजनीति में पढ़ना भी नहीं है और ना कोई ज़्यादा हमें किसी विवाद में पढ़ना है। हम तो बस यहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि जैसा कि सत्ताधारी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी द्वारा भी जो है अपना पक्ष रखा गया, और इस पक्ष के उन्होंने भी, जैसा कि विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता जी द्वारा जो है एक सेल डीड का जिक्र करते हुए ये दिखाया गया कि कैसे 2 करोड़ की ज़मीन को 10 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच दिया गया। और बाकी उन्होंने सिर्फ कहानी का एक पहलू दिखाया, कहानी का दूसरा पहलू तो दिखाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब की चीज़, अपने हित की चीज़, जिससे कि वो हाईलाइट हो सकें और एक आम जनता को भ्रमित कर सकें,
इस तरीके का एक वो दिखाया, जबकि कायदे में अगर उन्हें बताना ही था पब्लिक को तो पूरा बताते। जिस प्रकार संबित पात्रा जी ने बताया कि उन्होंने जो है इस भूमि को लेकर सौदा जो है वो काफ़ी समय पुराना पेंडिंग है, पेंडेंसी इसमें चली आ रही थी, क्योंकि मामला विवादों में था, न्यायालय में विचाराधीन था। इस वजह से शायद इसमें जो है क्रय विक्रय नहीं हो पाया था पहले, और अब मामला निपटा है। और इससे पहले 2011 में, जो कि हमारे प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी द्वारा बताया गया भाजपा के, कि 2011 में जो है एक रजिस्टर्ड इकरारनामा, यानी कि रजिस्टर्ड बैनामा, नहीं सॉरी रजिस्टर्ड इकरारनामा यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं रजिस्टर्ड इकरारनामा। तो वो दोनों पार्टियों के मध्य हुआ था। उसके बाद वो इकरारनामा कई बार बदला गया, क्योंकि विवाद काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी लंबे समय तक चला। इस वजह से वो एग्रीमेंट टू सेल कई बार चेंजेस होते रहे। पार्टियां जो है बदलती तो नहीं, लेकिन पार्टी जो है हो सकता है उन्होंने जो भी उसकी वैल्यू रही उसके अकॉर्डिंग उस समय की अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने वो इकरारनामा देखा तो नहीं, लेकिन जो भी है वो हो सकता है उस समय के अकॉर्डिंग ही वो इकरारनामा किया गया हो। और इकरारनामा में हमेशा जो है स्टैम्प ड्यूटी पे होती है और उसकी रसीद भी कटती है ना। और ताकि कोई भी पार्टी जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद अपने जो है जो उस एग्रीमेंट टू सेल में रजिस्टर्ड इकरारनामा में जो भी शर्तें या नियम लिखे जाते हैं उन नियम और शर्तों से बाहर नहीं जा सकती। जो कीमत उस एग्रीमेंट टू सेल में तय की जाती है, जब भी वो रजिस्ट्री होगी उसी कीमत के अनुसार ही वो रजिस्ट्री की जाएगी। और जो स्टैम्प ड्यूटी उस एग्रीमेंट टू सेल के वक्त को करते वक्त अदा की जाती है, वो एग्रीमेंट टू सेल की स्टैम्प ड्यूटी जब रजिस्ट्री होती है, मूल बैनामा जब मेन रजिस्ट्री होती है, बैनामा होता है, सेल डीड होती है, तो उसमें उस स्टैम्प ड्यूटीज़ को मर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद जो होता है फिर वो उसका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो मूल बैनामे का पार्ट बन जाता है। उसमें उसकी एंट्री मूल बैनामे में और एग्रीमेंट में दोनों में उसकी सब रजिस्ट्रार जो हैं उसमें एंट्री कर देते हैं कि भाई ये इसका पार्ट है। और जैसे रजिस्ट्री में वो लिख देते हैं कि इसका पूर्व में इस संपत्ति का पूर्व में एक रजिस्टर्ड इकरारनामा हमारे कार्यालय में पंजीकृत किया गया था, और जिसमें कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इतनी पे हुई थी, और अब उसको समायोजित किया जाता है या कर लिया गया है करके, जो भी अपनी जांच आख्या लगा के वो उसको मूल बैनामे को कर देते हैं। तो अब क्योंकि ये समय के अनुसार ज़मीनों की कीमतों में भी काफ़ी चेंजेस हुए, है ना। विगत कई सालों से ये मामला पेंडिंग चला आ रहा है, और जो है काफ़ी दिनों से ये मामला जो पेंडिंग होने की वजह से जो है, क्योंकि समय के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार समय समय पर सर्किल रेट भी चेंज होते रहते हैं। अब हमारे उत्तराखंड में ही ले लीजिए कि उत्तराखंड में जो है पहले रेट काफ़ी कम थे, सर्किल रेट भी कम थे, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे ज़मीनों की रेट भी बढ़ना शुरू हुए, है ना। तो ज़मीनों के रेट, मार्केट रेट जो है सर्किल रेट से ज़्यादा हो गए,
और आदमी क्या करता था कि सर्किल रेट ख़रीदता। मान लीजिए कोई प्लॉट उसने 20 लाख का ख़रीदा, अब एक्चुअल में वो ख़रीद 20 लाख का रहा है, लेकिन रजिस्ट्री होती थी 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की, क्योंकि गवर्नमेंट के रेट कम थे, सर्किल रेट कम थे, गवर्नमेंट की वैल्यू कम थी, तो वो उसमें टैक्स चोरी करता था, मतलब कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता था। एक तरीके से गवर्नमेंट को उससे लॉस होता था। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या का निदान करने के लिए समय समय पर सर्किल रेटों में अपना जिस क्षेत्र में जिस हिसाब से विकास हो रहा है और ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो उस हिसाब से अपना एक सर्वे के अनुसार गवर्नमेंट जो है सर्किल रेटों में चेंजेस करती है। तो गवर्नमेंट ने जो चोरी हो रही थी स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह में, उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए समय समय पर जो है सर्किल रेट बढ़ाए। और आज स्थिति ये है कि कहीं कहीं जगह पे सर्किल रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है और मार्केट वैल्यू वो कम हो गई है। जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट उल्टा हो गया है पहले की अपेक्षा। अब आप हल्द्वानी में लीजिए, कहीं कहीं पे जो है आदमी ख़रीद तो 20 लाख का रहा है और पता चल रहा है कि उसकी सरकारी कॉस्ट जो आ रही है वो 35 लाख 40 लाख आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पे आपकी सरकारी वैल्यू ज़्यादा हो और खरीद फरोख्त जो है वो कम की हो, तो उस कंडीशन में होता ये है, हम जो लिखते हैं बैनामा लिखते हैं। मान लीजिए हमने ज़मीन जो हमारी मार्केट वैल्यू के हिसाब से ख़रीदी वो 20 लाख की ख़रीदी, तो हमने बैनामा लिखा 20 लाख का। अब हमारा मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन मतलब जो हमारी गवर्नमेंट वैल्यू आ रही है, अब हमने उसकी गवर्नमेंट वैल्यू निकाली, वो बैठ रही 35 लाख या 40 लाख, तो हमने मूल्यांकन पे वो लिख दिया 35 लाख या 40 लाख। ठीक है। अब हम स्टैम्प ड्यूटी किस पे करेंगे, बैनामे पे या मूल्यांकन पे? अब प्रश्न ये उठता है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है ये उठता है कि हम स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पे किस अमाउंट पे करेंगे। तो हम स्टैम्प ड्यूटी जो पे करेंगे वो करेंगे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी हाईएस्ट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट की वैल्यू हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू हो। अगर हम मार्केट वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं, मतलब कि अगर हम मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी है सरकार के हिसाब से, या 20 लाख की है, हम उसको दिखा रहे हैं 60 लाख 70 लाख, तो हम 60 लाख 70 हज़ार के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। और अगर गवर्नमेंट के रेट ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए प्रॉपर्टी 20 लाख की हम और गवर्नमेंट की आ रही 35 लाख और 40 लाख, तो हम 35 लाख और 40 लाख के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। और उसमें हमारी छूटें भी मिलती हैं, कुछ हमारे आर्मी पर्सन्स को छूटें मिलती हैं जो फोर्स से रिटायर होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बाकी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई छूट नहीं मिलती इसमें। सिर्फ आर्मी पर्सन जो आर्मी में मेन आर्मी में काउंट किए जाते हैं उनको छूट मिलती है, तो उन लोगों को ये छूट मिलती है और महिलाओं को छूट दी जाती है। तो इस वजह से जो है हमारा ये सब होता है। अब ये जो हमारा मुद्दा था मेन अयोध्या मंदिर भूमि का, इसमें जो है हमारा अब क्योंकि एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, उसके बाद कई बार चेंजेस हुए, तो ये मेरा एक सिर्फ अनुमान है, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुमान के अकॉर्डिंग जो है उस समय वैल्यू 2 करोड़ करी गई होगी, बाद में जो आज के हिसाब से वो उसकी 18 करोड़ वैल्यू आई होगी, तो वो 18 करोड़ पे ही उसको खरीद फरोख्त दिखाई गई होगी। तो यही कारण रहा होगा। तो इसके लिए पहले विपक्षी दलों को एक होमवर्क अपना कर लेना चाहिए था और अपना वो पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, तब आरोप लगाना चाहिए था, है ना।
तो यदि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।